नमस्कार। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है लोकसभा से। इस सवाल का संबंध है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद दुष्यंत सिंह ने। उन्होंने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूछा कि देश में वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है और हाल के वर्षों में इनमें कोई वृद्धि या कमी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा देश भर में बाघ संरक्षण प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं और इन उपायों का समग्र संख्या रुझानों में किस प्रकार योगदान रहा है। राजस्थान स्थित मुकुंदरा बाघ अभ्यारण्य में बाघ संरक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या इस अभ्यारण्य में बाघों की संख्या बढ़ाने के प्रयासों में कोई प्रगति हुई है। इस क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं। मुकुंदरा जैसे कम प्रसिद्ध या छोटे अभ्यारण्यों में बाघों की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए NTCA द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और इन संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों द्वारा क्या भूमिका निभाई गई है। इस सवाल का जवाब दिया पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि 2022 में किए गए अखिल भारतीय बाघ आकलन के अनुसार बाघों की अनुमानित संख्या 2018 में 2,967, वर्ष 2014 में 2,226 की तुलना में बढ़कर 3,682 हो गई है। भारत सरकार द्वारा बाघों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से किए गए उपाय भी उन्होंने बताए, जिनमें जेनेरिक उपाय बाघों के संरक्षण, अवसंरचना और अवैध शिकार रोधी कार्यकलापों के लिए बाघ परियोजना की केंद्रीय प्रायोजित योजना, जो अब बाघ और हाथी परियोजना की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में जारी है, इसके तहत राज्यों को सहायता प्रदान करना। बाघ रिजर्वों के बाहर बाघ बहुल संवेदनशील वन क्षेत्रों में गश्त लगाने के लिए बाघ और हाथी परियोजना की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत प्राप्त होने वाली सहायता के अतिरिक्त NTCA के माध्यम से अनुदान प्राप्त करना। अवैध शिकारियों, वन्यजीव अपराधियों से संबंधित पशुवती अग्रस्त संबंधिता की सही समय की सूचना का प्रसार करना। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से परिवेली क्षेत्र दौरे करना। प्रत्येक बाघ का फोटो ID डेटाबेस रखने के लिए कैमरा ट्रैप का उपयोग करके बाघ रिजर्व स्तर की निगरानी शुरू करना। जब्त किए गए या मृत बाघों के शरीरांगों के साथ संबद्धता स्थापित करने के लिए हर बाघ की फोटो कैप्चर का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना। क्षेत्रीय कर्मचारियों के प्रयासों को संपूर्णित करने के लिए सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर स्थानीय कार्यबल तैनात करने के लिए राज्यों की सहायता करना। बाघ बहुल देशों के बीच बाघ की खाल सहित अन्य शरीर अंगों की जब्ती संबंधी सूचना साझा करना। सुरक्षा योजना। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने प्रत्येक बाघ रिजर्व के लिए सुरक्षा योजना प्रतिपादित करने के लिए जेनेरिक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(5) के तहत विधिक रूप से अधिदेशित समावेशी बाघ संरक्षण योजना में प्रचलनात्मक बनाया गया है। सुरक्षा संबंधी संपरीक्षा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने सुरक्षा खतरों का आकलन करने और स्थल विशिष्ट सुरक्षा योजना विकसित की है, जिसे 25 विभिन्न बाघ रिजर्वों में पूरा किया गया है। एम स्ट्राइप्स। ये एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है जिसमें 3 विशिष्ट मॉड्यूल, गश्त मॉड्यूल, पारिस्थितिक मॉड्यूल और संघर्ष मॉड्यूल होते हैं। गश्त मॉड्यूल अन्य बातों के साथ अवैध शिकार रोधी प्रयासों की तुलना में फ्रंटलाइन कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है और एम स्ट्राइप्स के माध्यम से सृजित किए गए आंकड़ों के आधार पर सुरक्षा संबंधी उपायों को सुदृढ़ करने के लिए बाघ रिजर्व प्रबंधन के लिए उपयोगी है। भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया है और बाघ रिजर्व के कोर्ट क्षेत्र के संबंध में किए गए अपराध या बाघ रिजर्वों में शिकार से संबंधित अपराध या बाघ रिजर्वों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित अपराध के लिए दंड की प्रमाणता को बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त बाघ बहुल राज्यों को बाघों के संरक्षण, बाघ और अन्य वन्यजीव संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने, पर्यावास प्रबंधन, सुरक्षा, विकास, मानव संसाधन और अवसंरचना विकास और स्वैच्छिक ग्राम विस्थापन के लिए चल रही केंद्रीय प्रायोजित स्कीम वन्यजीव पर्यावासी का एकीकृत विकास के बाघ परियोजना घटक के अंतर्गत सांविधिक बाघ संरक्षण योजना के आधार पर तैयार की गई बाघ रिजर्व की स्वीकृत वार्षिक प्रचालन योजना के अनुसार वित्त पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2022 में किए गए अखिल भारतीय बाघ आकलन के अनुसार मुकुंदरा हिल्स बाघ रिजर्व में केवल एक बाघ है। इसके अलावा NTCA ने मुकुंदरा हिल्स बाघ रिजर्व में बाघों और उनके शिकार के विस्थापन को मंजूरी दी है।
इसके अलावा भारत सरकार ने बाघों और उनके पर्यावासों के प्रबंधन के लिए बाघों की सुरक्षा और उनके संरक्षण और मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के साथ ही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, पर्यटन और बाघ परियोजना संबंधी निर्देशात्मक मानक के दिशा निर्देश 2012 अधिसूचित किए हैं। इसके अलावा बाघ संरक्षण संबंधी योजनाओं के अनुसार बाघ रिजर्वों द्वारा वन्य जीव पर्यावासों की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यकता आधारित और स्थल विशिष्ट प्रबंधन संबंधी कार्यकलाप किए जाते हैं और इन कार्यकलापों के लिए वर्तमान में चल रही केंद्रीय प्रायोजित स्कीम वन्य जीव आवासों के एकीकृत विकास के बाघ परियोजना घटक के तहत वित्त पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जाती है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है ESG सुधार से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद विजय कुमार उर्फ विजय वसंत, सुरेश कुमार शेटकर और बी मणिक्कम टैगोर ने। इन सांसदों ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से पूछा कि NCRBC 2025 में हुई चर्चाओं से स्वैच्छिक औद्योगिक सहभागिता तक सीमित न रहते हुए बाध्यकारी ESG सुधारों की दिशा में अग्रसर होने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई अनुवर्ती प्रणालियां क्या हैं? क्या सरकार भारतीय MSME और निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय ESG मानकों जैसे यूरोपीय संघ के कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव के अनुपालन के लिए विशेष रूप से बाजार पहुंच को सुरक्षित रखने के लिए सहायता प्रदान कर रही है? सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ESG को अपनाने की वर्तमान स्थिति क्या है और उनके सतत विकास से संबंधित प्रकटन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं? क्या सरकार द्वारा NCRBC 2025 से किसी ठोस विनियामक या नीतिगत परिणाम विशेषकर BRSR समन्वयन, ग्रीन फाइनेंस और कार्यबल संक्रमण जैसे क्षेत्रों की अपेक्षा की जा रही है? समावेशी रोजगार और आपूर्ति श्रृंखला, ड्यू डिलिजेंस जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय ESG नीति ढांचे में अपनी सिफारिशों को सम्मिलित करने के लिए यूनिसेफ और ILO जैसे वैश्विक साझेदार किस प्रकार सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? इस सवाल का जवाब कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दिया। उन्होंने बताया कि ISCA कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है जिसे शैक्षिक अनुसंधान करने, क्षमता निर्माण प्रदान करने और कॉर्पोरेट मामलों और जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण से संबंधित क्षेत्रों में समर्थन की सुविधा प्रदान करने का अधिदेश दिया गया है। IICA ने जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर अपना कार्यक्रम पेश किया और इसके परिणाम स्वरूप ये जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करता है जो बहु हितधारक संवाद, ज्ञान विनिमय और जिम्मेदार व्यावसायिक कार्यप्रणालियों से संबंधित विषयों पर क्षमता निर्माण की सुविधा के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम है। NCRBC में विचार विमर्श का उद्देश्य अच्छी कार्यप्रणालियों की साझा समझ को बढ़ावा देना और व्यावसायिक जिम्मेदारी की सामूहिक समझ में अकादमिक संवर्धन को प्रोत्साहित करना है। और सम्मेलन का उद्देश्य सरकार द्वारा औपचारिक अनुवर्ती तंत्र स्थापित करने के लिए नीति निर्माण या नियामक मंच के रूप में कार्य करना नहीं है। व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग स्थिरता के लिए एक संगठन की प्रतिबद्धता को संचालित करने के लिए एक दृष्टिकोण है जिसे पहली बार 2011 में जारी किए गए सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक जिम्मेदारियों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा निर्देशों में शामिल किया गया था और बाद में कंपनी अधिनियम 2013 में शामिल किया गया था जो एक कंपनी और उसके निर्देशकों के लिए अपने शेयरधारकों से परे अपने हितधारकों, कर्मचारी समुदाय और पर्यावरण के लिए व्यापक जिम्मेदारियों की परिकल्पना करता है। वैश्विक विकास और घरेलू परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए NVG को 2019 में जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश के रूप में उन्नत और अद्यतन किया गया है। पर्यावरण, सामाजिक और शासन का सार कंपनी अधिनियम 2013 में शामिल है जो स्थिर और नैतिक मानकों के साथ कॉर्पोरेट आचरण को संरेखित करता है। ESG सिद्धांतों को बढ़ावा देने और अधिनियम के प्रमुख पहलुओं को ऊर्जा संरक्षण, महिला निदेशकों की नियुक्ति, मातृत्व लाभ पर प्रकट निदेशकों के कर्तव्यों, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में प्रकटीकरण के संबंध में उनके बोर्ड में निदेशक की जिम्मेदारी के से संबंधित प्रासंगिक खंडों में पाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ये प्रकटिक वित्तीय विवरणों का हिस्सा होते हैं और संबंधित कंपनियों का बोर्ड अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत अपेक्षित लागू प्रकटनों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होता है। किसी भी नीति निर्माण के लिए सरकार सभी हितधारकों से परामर्श करती है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने बाजार पूंजीकरण द्वारा शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों का व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग के माध्यम से 2012 से NVG में निहित व्यावसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता संकेतकों पर प्रकटीकरण करने के लिए अनिवार्य किया था, जिसे बाद में शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों तक बढ़ा दिया गया था, जहां ये कंपनियां वित्त वर्ष 2021-22 के लिए स्वेच्छा से और 2022-23 से आगे अनिवार्य रूप से BRSR पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। इसके बाद 12 जुलाई 2023 और 28 मार्च 2025 के परिपत्रों द्वारा सेबी ने BRSR को कोर पेश किया है, जिसमें महत्वपूर्ण कोर मुख्य प्रदर्शन संकेतकों का एक सीमित सेट शामिल है, जिसके लिए सूचीबद्ध संस्थाओं को वित्त वर्ष 2023-24 से शीर्ष 150 सूचीबद्ध संस्थाओं से शुरू होने वाले निर्दिष्ट ग्लाइड पथ के अनुसार आश्वासन मूल्यांकन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी और वित्त वर्ष 2026-27 तक शीर्ष 100 सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू होगा। इसके अतिरिक्त सेबी ने वित्त वर्ष 2025-26 से स्वैच्छिक आधार पर शीर्ष 250 सूचीबद्ध संस्थाओं की मूल्य श्रृंखला के लिए ESG प्रकटीकरण और वित्त वर्ष 2026-27 स्वैच्छिक आधार पर इसका आश्वासन मूल्यांकन भी शुरू किया है।
ये निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों दोनों के लिए है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद अरुण गोविल, लुम्बाराम चौधरी, कोटा श्रीनिवास पुजारी और दिनेश भाई मकवाना ने। इन सांसदों ने पर्यटन मंत्रालय से पूछा कि देश में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और इनका ब्यौरा क्या है। क्रूज भारत मिशन का ब्यौरा और इसे लागू किए जाने की प्रक्रिया क्या है। देश में विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन, रोजगार सृजन और आर्थिक वृद्धि की दृष्टि से क्रूज पर्यटन की अपार संभावनाओं को बढ़ावा देने में क्रूज भारत मिशन की क्या भूमिका है। क्या सरकार ने देश में क्रूज पर्यटन को बढ़ाने में उत्तर पूर्वी राज्यों की भूमिका निर्धारित की है। क्या सरकार प्रयागराज से वाराणसी के लिए पर्यटकों के लिए क्रूज सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। क्या सरकार क्रूज पर्यटन को क्षेत्रीय और विरासत पर्यटन परिपथों, जिसमें दिल्ली एनसीआर क्षेत्र भी शामिल है, उसके साथ जोड़ने का प्रस्ताव रखती है। क्या दिल्ली जैसे अंतर्देशीय शहरों को प्रमुख क्रूज बंदरगाहों से बहुमाध्यमिक पर्यटन माध्यम से जोड़ने के लिए कोई प्रचार अभियान या बुनियादी ढांचा विकास की पहल की जा रही है। क्या सरकार महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों और पालघर को क्रूज पर्यटन विकास में शामिल करने की योजना बना रही है। इस सवाल का जवाब दिया पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि क्रूज पर्यटन सहित पर्यटक गंतव्यों और उत्पादों का विकास और संवर्धन संबंधित राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। मंत्रालय विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रयासों को संपूर्णित करता है। पर्यटन मंत्रालय पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना के अंतर्गत पूर्व प्रस्ताव प्राप्त होने पर क्रूज पर्यटन और नदियों के किनारे क्रूजिंग सहित पर्यटन के विकास के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत विकास के लिए तटीय परिपथ को 15 विषयगत परिपथों में से एक के रूप में चिन्हित किया है। जैसा कि पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि देश में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम और पहल शुरू की हैं, जिनमें बर्थिंग के लिए कार्गो जहाज की तुलना में क्रूज जहाज को प्राथमिकता दी जाती है। मानक बंदरगाह शुल्क और मामूली यात्री कर के संदर्भ में युक्तिसंगत क्रूज टैरिफ लागू किया गया है। इसके अलावा बंदरगाह टैरिफ में उनकी कॉल की संख्या के आधार पर 10 से 30% तक की छूट का प्रावधान भी किया गया है। क्रूज जहाजों को आकर्षित करने के लिए आउटस्टिंग प्रभारों को हटा दिया गया है। विदेशी क्रूज जहाज के लिए कैबोटेज माफ कर दिया गया है। इस छूट के परिणाम स्वरूप विदेशी क्रूज पोत को घरेलू यात्रा के दौरान भारतीय नागरिकों को एक भारतीय पत्तन से दूसरे भारतीय पत्तन तक ले जाने की अनुमति मिल गई है। ई वीजा और आगमन पर वीजा की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। पर्यटन को बढ़ाने के लिए विदेश जाने वाले जहाजों के लिए तटवर्ती यात्रा जहाज में परिवर्तित होने पर सशर्त IGST छूट को मंजूरी दी गई है। ये छूट 6 महीने के भीतर उनके फिर से विदेश जाने वाले जहाजों के रूप में परिवर्तित हो जाने की शर्त पर दी गई है। बंदरगाहों, सीमा शुल्क आवर्जन, CISF, पोर्ट, हेल्थ, क्रूज एजेंट, क्रूज टर्मिनल संचालकों, राज्य सरकार, पर्यटन बोर्डों जैसे विभिन्न हितधारकों द्वारा एक समान और पूर्व निर्धारित सेवाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया लागू की गई है। एक ई लैंडिंग कार्ड शुरू किया गया है जो क्रूज यात्रा कार्यक्रम में सभी बंदरगाहों के लिए मान्य है। क्रूज भारत मिशन को सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों की एजेंसियों को शामिल करके समग्र सरकारी दृष्टिकोण प्रदान करना है। CBM क्रूज क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली नीति, नियामक और अन्य पहलुओं पर कार्य करने के लिए अंतर मंत्रालयीय दृष्टिकोण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है और सभी नियामक एजेंसियों जैसे सीमा शुल्क आवर्जन, CISF, राज्य पर्यटन विभाग, राज्य समुद्री एजेंसियां, जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी भागीदारी को सक्षम बनाता है। पत्तन, पोत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह भी बताया कि देश में अंतर्देशीय जल मार्ग परिवहन के समग्र विकास में तेजी लाने और राज्यों के सक्रिय सहयोग से माल ढुलाई या आवाजाही और रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन, जलमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की स्थापना की गई है, जिसमें राष्ट्रीय जलमार्गों, अन्य अंतर्देशीय जलमार्गों और संबंधित इकोसिस्टम के व्यापक विकास के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। IWDC की 8 जनवरी 2024 को आयोजित पहली बैठक के दौरान भारत में क्रूज पर्यटन के विकास के लिए एक रोड मैप जारी किया गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है स्किल इंडिया असिस्टेंट चैटबॉट से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद पूनम बेन माडम ने। उन्होंने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार द्वारा देश भर के नागरिकों को कौशल विकास के अवसरों और नौकरी संबंधी सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आधारित स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक चैटबॉट विकसित किया गया है। क्या सरकार द्वारा युवाओं के बीच इस चैटबॉट के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कोई जागरूकता अभियान चलाए जाने की योजना है? क्या सरकार ने सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि स्किल इंडिया असिस्टेंट चैटबॉट दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हो?
इस सवाल का जवाब दिया कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने देश भर के नागरिकों के लिए कौशल और रोजगार संबंधी सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए AI संचालित चैटबॉट स्किल इंडिया असिस्टेंट लॉन्च किया है। इस चैटबॉट को MSDE के तत्वाधान में मेटा और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। SIA व्हाट्सएप के माध्यम से व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए संवादात्मक AI का लाभ उठाता है, जिससे डिजिटल समावेशन को बढ़ावा मिलता है और इस प्रकार कौशल इकोसिस्टम में सेवा वितरण सुनिश्चित होती है। स्किल इंडिया असिस्टेंट की मुख्य विशेषताएं भी उन्होंने साझा की, जिनमें एक्सेस पॉइंट, स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध है। AI फाउंडेशन मेटा के ओपन सोर्स LLAMA का उपयोग करके बनाया गया है। मुख्य क्षमताएं, पाठ्यक्रमों के लिए अनुकूलित सिफारिशें, नजदीकी प्रशिक्षण केंद्रों के लिए लोकेटर, उपयोगकर्ता कौशलों के अनुरूप नौकरी सूची और इंटरैक्टिव क्विज और मांग पर संदेह समाधान। बहुभाषी सहायता, इसमें हिंदी, अंग्रेजी और इंग्लिश में पाठ या आवाजों के माध्यम से बातचीत होती है। 24/7 उपलब्धता, निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए 24 घंटे परिचालन। समावेशी और स्केलेबल डिजाइन, ये राष्ट्रीय सार्वजनिक कौशल मिशन के अंतर्गत ओपन सोर्स AI की पहली बड़े पैमाने पर तैनाती का प्रतिनिधित्व करता है। विस्तारित आउटरीच, ग्रामीण और अल्प सेवित क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करता है, जहां हाई स्पीड इंटरनेट या कंप्यूटिंग उपकरणों तक सीमित पहुंच है। MSDA ने सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं और अन्य लक्षित समूहों के बीच स्किल इंडिया असिस्टेंट को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया है। दिव्यांगों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों सहित सभी व्यक्तियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्किल इंडिया असिस्टेंट में कई विशेषताएं भी शामिल हैं, जिनमें बहुभाषी और बहुविध इंटरफेस, SIA अंग्रेजी, हिंदी और इंग्लिश में संवाद में सहायता करता है। SIA सीमित साक्षरता या डिजिटल दक्षता वाले उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए ध्वनि और पाठ आधारित दोनों प्रकार की बातचीत भी प्रदान करता है। लो बैंडविड्थ अनुकूलता, SIA को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिससे हाई स्पीड इंटरनेट या उन्नत अनुप्रयोगों की आवश्यकता के बिना बेसिक स्मार्टफोन पर आसानी से सुलभ हो जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। कार्यक्रम में अब बात राज्यसभा से जुड़े इस सवाल की। राज्यसभा से पहला सवाल जुड़ा है विद्युत सुरक्षा मानकों में और अधिक सुधार से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर अजित माधवराव गोपछड़े ने। उन्होंने विद्युत मंत्रालय से पूछा कि दक्षिण कोरिया और क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित विद्युत सुरक्षा कानूनों का अध्ययन करने के लिए प्राप्त सुझावों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है। ऐसे कानूनों से कौन कौन से तत्व मुद्दे पहचाने गए हैं जिन्हें देश में लागू करके विद्युत सुरक्षा मानकों को और बेहतर बनाया जा सकता है, विशेष रूप से देखते हुए कि कई आग लगने के मामले विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण होते हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान विद्युत सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के साथ किए गए समन्वय और केंद्र सरकार द्वारा जारी की गए परामर्शों का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार विद्युत सुरक्षा से संबंधित विधेयक लाने पर विचार कर रही है ताकि अमूल्य मानव जीवन की रक्षा की जा सके? अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है? इस सवाल का जवाब दिया विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को सलाह दी गई है कि प्राप्त सुझावों और वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों की जांच की जाए और अगर जरूरी हो तो भारत सरकार द्वारा बल दिए गए जीवन सुगमता और व्यवसाय सुगमता के सिद्धांतों की पूर्ण रक्षा करते हुए हितधारकों के परामर्श से संबंधित विनियमों में संशोधन किया जाए। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 53 का और धारा 177(2) खा के प्रावधानों के अनुसार CEA ने विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने और मानव जीवन की रक्षा के लिए समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय विनियम 2010 को अधिसूचित किया है। CEA द्वारा राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद 8 जून 2023 को इन विनियमों को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय विनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इन विनियमों के प्रावधान पर राज्य सरकारों के साथ बैठकों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों के माध्यम से नियमित आधार पर चर्चा की जाती है। विद्युत सुरक्षा में बढ़ोतरी के उद्देश्य से राज्य सरकारों को भी परामर्श जारी किए जाते हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है देश में PNG आपूर्ति नेटवर्क से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर M तंबीदुरई ने। उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से पूछा कि पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में स्थापित पाइप्ड प्राकृतिक गैस यानी PNG आपूर्ति नेटवर्क का ब्यौरा क्या है। क्या ये तथ्य है कि तमिलनाडु राज्य में अभी तक PNG आपूर्ति की व्यवस्था नहीं की गई है? अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है और इसके क्या कारण है?
तमिलनाडु में घरेलू उपभोक्ताओं को पीएनजी की आपूर्ति कब तक शुरू की जाएगी और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? इस सवाल का जवाब दिया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने। उन्होंने बताया कि पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी कनेक्शन प्रदान करना और पाइपलाइन संरचना बिछाना नगर गैस वितरण नेटवर्क के विकास का हिस्सा है और ये कार्य पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कंपनियों द्वारा उनके न्यूनतम कार्य कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है। पीएनजीआरबी ने देश भर में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए 307 भौगोलिक क्षेत्रों में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए कंपनियों को प्राधिकृत किया है, जो मुख्य भूमि के क्षेत्रों के लगभग 100% हिस्से को आच्छादित करता है। MWP लक्ष्य के अनुसार प्राधिकृत कंपनियों को 2034 तक लगभग 12.6 करोड़ पीएनजी कनेक्शन प्रदान करना और 5.46 लाख इंच किलोमीटर पाइपलाइन बिछाना है। 31 मई 2025 की स्थिति के अनुसार प्राधिकृत कंपनियों ने 1 करोड़ 52 लाख पीएनजी घरेलू कनेक्शन प्रदान किए और 5,98,000 इंच किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई है। पीएनजीआरबी ने तमिलनाडु राज्य में 18 भौगोलिक क्षेत्रों और तमिलनाडु में फैले 1 जीए और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैले 1 जीए सहित को अधिकृत किया है, जिसमें 2032 तक 2 करोड़ 30,94,884 घरेलू पीएनजी कनेक्शन प्रदान करने का न्यूनतम कार्यक्रम लक्ष्य है। 31 मई 2025 की स्थिति के अनुसार अधिकृत कंपनियों ने 98,878 पीएनजी डी कनेक्शन प्रदान किए हैं। सरकार ने सीएनजी परिवहन और पीएनजी घरेलू क्षेत्र को प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें सीएनजी टी पीएनजी डी क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से घरेलू गैस का विपणन करना, नगर गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार करना, राष्ट्रीय गैस ग्रिड पाइपलाइन का विस्तार करना, तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनलों की स्थापना करना, जैव सीएनजी को बढ़ावा देने के लिए वहनीय परिवहन के लिए संधारणीय विकल्प पहल आदि शामिल है। सरकार ने ये भी अधिसूचित किया है कि किसी भी स्थिति में गहरे समुद्री क्षेत्र, अत्यधिक गहरे समुद्री क्षेत्र और उच्च ताप क्षेत्रों में की गई खोजों से उत्पादित गैस, जिनमें बोली प्रक्रिया के अधीन पेश की गई गैस के आनुपातिक वितरण की आवश्यकता हो सकती है। संविदाकार सीएनजीटी पीएनजीडी क्षेत्र से संबंध बोलीदाताओं को प्राथमिकता के आधार पर गैस की पेशकश करेगा।